ठीक है। मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार, मतलब आप आंखों से कैसे अपने प्यारे से संसार को रंगों के साथ देख पाते हो। अब बच्चे आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तो देखो, वैसे तो सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मानव नेत्र के हम करेंगे क्वेश्चंस। सबसे पहले मानव नेत्र के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कुछ अपवर्तन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद कुछ विक्षेपण के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, और कुछ विक्षेपण के क्वेश्चन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल अर्थात आंकिक प्रश्न। तो हम इन सभी का भंडार आज सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बेटा बिल्कुल आपको मेरे से पहले आंसर देना है, हर एक क्वेश्चन का आपको मेरे से पहले आंसर देना है। याद रखना, एक एक क्वेश्चन आप मेरे से पहले आंसर दोगे तभी मजा आएगा, ठीक है। अब बच्चे पहला क्वेश्चन कि नेत्र की सामंजस्य क्षमता से क्या अभिप्राय है? देखो बेटा, मानव नेत्र को जैसा होता है ना, मानव नेत्र में ये पक्षामी पेशियां होती हैं, पक्षामी पेशियां होती हैं, और इन पक्षामी पेशियों से क्या जुड़ा होता है? लेंस। अब ये लेंस जो होता है सारी प्रकाश किरणों को एकत्रित करने की कोशिश करता है, कहां पर? दृष्टि पटल पर, ताकि उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाए। तो ये पक्षामी पेशियां जो होती है ना, अपने आकार को बढ़ाती हैं, अपने आकार को कम करती हैं, जिसके कारण ये जो प्रकाश किरणें हैं वो सारी की सारी एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाएं। और वो बिंदु कौन सा होगा बच्चे? वो बिंदु होगा दृष्टिपटल, ताकि उस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बन जाए, ठीक है। तो मानव नेत्र की सामंजस्य क्षमता क्या होती है? आंसर ये लिखा हुआ है कि अभिलेंस नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करता है, सामंजस्य क्षमता कहलाती है, ठीक है। अब बच्चे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अक्सर पूछा जाता है कि सामंजस्य क्षमता क्या होती है? तो अपना लेंस जो होता है ना, वो अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है ताकि जो प्रतिबिंब बने कहां पर बने? मानव नेत्र पर बने, ठीक है। अब बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, स्पीड अप रखेंगे अपन, है ना, स्पीड अप रखेंगे, बहुत तेज स्पीड रखेंगे, ठीक है बेटा। अब स्पीड अप रखेंगे और स्पीड जब अपनी अप रहेगी ना, ठीक है। अब बेटा देखो ध्यान से समझना कि निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है जिसे निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी, 1.2 मीटर से अधिक दूरी, ठीक है, की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो निकट दृष्टि है और वो 1.2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, याद रखना, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस का प्रकार कौन सा होना चाहिए? पहली बात तो क्वेश्चन नंबर सही है, हाँ, ठीक है। अब बच्चे व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। और कितनी दूरी से अधिक नहीं देख सकता? 1.2 मीटर की दूरी से अधिक नहीं दे सकता, और वो अधिक सुस्पष्ट। तो इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस का नाम बताइए, कौन सा होगा? तो बेटा देखो, निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है, याद रखना, उल्टा पुल्टा चलता है। निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें व्यक्ति को निकट का तो देखता है, दूर का नहीं देखता। तो 1.2 दूरी तक का देखता है, इसके आगे का से नहीं देखता। तो इसे दूर करने के लिए इस व्यक्ति को 1.2 मीटर के फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए बच्चे? अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए हमें क्या निकाला? निकट दूर बिंदु तथा निकट बिंदु। तो बेटा दूर बिंदु अनंत होता है, कितनी दूर तक देख सकते हो आप? दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। आप अनंत तक देख सकते हो, ठीक है। और कम से कम कितना देख सकते हो? 25 सेंटीमीटर। तो दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु कितना होता है बच्चे? 25 सेंटीमीटर। तो देखो, वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम, कम से कम वो दूरी जिसे आप देख सकते हो वो कहलाता है निकट दूरी, निकट बिंदु। और वो अधिकतम दूरी जहां तक आप देख सकते हो तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत तक होता है। याद रखना, ये लिखा हुआ है आंसर कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के, मतलब मांसपेशियों पर किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वो निकट दृष्टि। और दूर की दृष्टि जैसे देखने के लिए कम से कम व्यक्ति को अपने मांसपेशियों से, पक्षामी पेशियों से कम कार्य करना पड़े, वो कहलाती है निकट दृष्टि, ठीक है। अब बच्चे अंतिम पंक्ति में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। मतलब आपकी क्लासरूम में कोई लास्ट में बैठा हुआ और श्यामपट्ट मतलब बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संयोजित किया जाना चाहिए? अब बच्चे देखो, अंतिम पंक्ति में मतलब दूर का नहीं दिख रहा उसे, मतलब दूर का नहीं दिख रहा, और जब दूर का नहीं दिखता तो इस दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। क्या कहा जाता है बच्चे?
निकट दृष्टि दोष। ठीक है, जब दूर का नहीं दिखेगा ना तो दोष कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, मैं जानता था आपको उत्तर भी चाहिए होते हैं, तो ये लिखा हुआ है कि अंतिम व्यक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति जिसे दूर का नहीं दिख रहा ना, उसे दूर का नहीं दिख रहा, और जब दूर का नहीं दिखता तो इस दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और इसे दूर करने के लिए उपयुक्त क्षमता के, मतलब जैसी उपयोग है, जैसी उसको दिक्कत है, उस क्षमता के लेंस से इसे संयोजित किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। ऐसे क्या किया जा सकता है बच्चे, संशोधित किया जा सकता है। तो बेटा देखो, निकट दृष्टि दोष से जो बच्चा है जिसमें पीछे बैठा हुआ है उसे निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम है, याद रखना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु का फोकसित करता है। अब बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था ना, वही उसको दूसरे तरीके से दे दिया। मानव नेत्र, ये पक्षामी पेशियां हैं, ये लेंस है, ये पक्षामी पेशियां हैं, लेंस है। अब ये लेंस क्या करता है, ठीक है, ये लेंस क्या करता है, ठीक, अब सारी की सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है ताकि प्रतिबिंब यहां पर बने। ठीक है, तो बच्चे इस क्षमता को क्या कहते हैं। अब ये लेंस अपनी मोटाई को परिवर्तित करता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, किसकी सहायता से, पक्षामी पेशियों की सहायता से, और इसे कहा जाता है समंजन क्षमता। क्या कहा जाता है, समंजन क्षमता। अधिक जानकारी के लिए उत्तर भी लिखा हुआ है हर स्लाइड में। आज आपको जो नोट्स मिलेंगे ना, हर स्लाइड में सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि बच्चे आपको क्वेश्चन तो मिल रहे थे लेकिन आंसर नहीं मिल रहे थे, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व भी लेकर आए आपके लिए, सॉल्व करे भी लेकर आए। अब आगे बढ़ते बेटा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो बेटा देखो ये हम मानव नेत्र बनाते हैं, ये रहा एक मानव नेत्र। ठीक है, अब प्रतिबिंब मानव, ये लेंस है, ठीक, अब ये पक्षामी पेशियां लेंस को पकड़े हुए हैं। ठीक है, आगे का जो पार्ट होता है वो स्वच्छ मंडल होता है, तो ये प्रकाश किरण आती है। ठीक, प्रकाश किरण इस बिंदु पर मिलना चाहिए। ठीक है, और जिस बिंदु पर मिलेगी उसे कहा जाएगा दृष्टिपटल। क्या कहेंगे बच्चे, दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र का प्रतिबिंब, मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब तब बनता है, मतलब बनता तो आगे पीछे भी है लेकिन वो आपकी आंखों में दिक्कत होती है, दृष्टि दोष होता है। जब भी दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनेगा तभी आप उस चीज को प्रॉपर तरीके से देख पाओगे, वरना आगे पीछे देखोगे तो आंखों में गड़बड़ रहेगी। तो इसे क्या कहते हैं बच्चे, दृष्टिपटल। जब प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनेगा तभी आपको चीज क्लियर दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव नेत्र जिस, अच्छा आंसर है ये, ठीक, सामान्य दृष्टि के लिए, वयस्क के लिए सोस्पर्श दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है। अब वह न्यूनतम दूरी, वह कम से कम दूरी जिस पर आप आराम से देख पाओ और जिस पर आपकी आंखों की पक्षामी पेशियों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आराम से दिख जाए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य वयस्क के लिए। अच्छा, ये बात उसके लिए लागू नहीं होती जिसकी आंखों में कोई दिक्कत है, जिसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। अगर किसी की आंखों में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये दूरी बदल जाती है। तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए इसकी जो दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चे देखो अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर देखने पहले उत्तर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अब जो अभिनेत्र लेंस होता है ना, लेंस को कौन पकड़ा हुआ रहता है, लेंस को पकड़ा हुआ रहता है पक्षामी पेशियां। कौन पकड़ा हुआ रहता है बच्चे, पक्षामी पेशियां। तो जब पक्षामी पेशियों की बात करते हैं तो पक्षामी पेशियां क्या करती हैं, लेंस को ऐसे खींच देती हैं, लेंस पतला हो जाता है, सिकुड़ जाती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। तो पक्षामी पेशियों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, मानव नेत्र का जो अभिनेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी परिवर्तित कर सकते हैं। इट मींस ऑप्शन नंबर सी, पक्षामी पेशियां इज राइट आंसर, है ना। अब अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए, दूर की दृष्टि को संशोधित कर रहा है भाई साहब, दूर की दृष्टि को संशोधित कर रहा है, -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अब संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, दूर की दृष्टि के लिए, निकट के। अब बच्चे देखो हमें बताना है कि एक व्यक्ति है जिसे दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5, ठीक है। तो पहले हम ये कर लेते हैं दूर दृष्टि के लिए, पहला वाला मैं कर रहा हूं पहले दूर दृष्टि के लिए, और दूर दृष्टि के लिए जो क्षमता दी है वो कितनी दी है, -5.5, ठीक है, -5.5 डायोप्टर। अब बेटा मुझे फोकल लेंथ निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/पावर, तो पावर का मान कितना है, -5.5। इससे ये उड़ा दो तो ये गया 2/11, तो फोकल लेंथ का मान 0.00, 1.01 माइनस
0.18 मीटर आएगा, ठीक है, माइनस 0.18 मीटर इसकी फोकस दूरी आएगी। अच्छा देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। पहली बात तो उस व्यक्ति को दूर की दृष्टि को संशोधित करना है, तो जो लेंस लगेगा ना उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होना चाहिए, 0.18 मीटर होना चाहिए। अब अच्छे किसकी, अब निकट दृष्टि की बात करें अर्थात दूसरी स्थिति की बात करें तो निकट दृष्टि में पावर कितनी दी है, 1.5, तो क्षमता कितनी दी है, प्लस 1.5, ठीक है, प्लस 1.5, ठीक है, क्षमता कितनी दी है, प्लस का 1.5 मीटर, ठीक है। तो फोकस दूरी इज इक्वल टू 1 बटा क्षमता, तो 1 बटा क्षमता मतलब 1.5, तो भाई साहब यहां से फोकस दूरी आ जाती है 2/3, और 2/3 की जब हम बात करते हैं तो 100 के 3 भाग कर दो तो ये आएगा आपका 0.66 मीटर, ठीक है बच्चा, ये क्या आएगा 0.66 मीटर। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ठीक है, कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर, मतलब उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है और उसका दूर बिंदु कितना है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। उस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। अब भाई साहब कोई व्यक्ति है जैसे क्या है निकट दृष्टि दोष है और उसका दूर बिंदु कितना दिया है 80 सेंटीमीटर दिया, दूर बिंदु कितना दिया है बच्चे 80 सेंटीमीटर। अब देखो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करने बैठो ना, एक शॉर्ट ट्रिक है कि वस्तु को हमेशा कहां मान लेना, अनंत पर। वस्तु की दूरी हमें क्या पता, लेकिन दूर बिंदु है ना, निकट दृष्टि दोष है तो उसे दूर का देखने में दिक्कत होगी, तो दूर बिंदु कितना है उसका 80 सेंटीमीटर, मतलब वो 80 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है, 80 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है। हमको निकालना है फोकस दूरी। अब लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। f निकालने का है ना तो 1/80 और 1/∞, तो 1/f इज इक्वल टू क्या बच रहा है हमारे पास 80, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। f का मान कितना आ गया, कितने सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का चाहिए, 80 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, ठीक है, 80 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का चाहिए। अच्छा देखो बेटा एक चीज मेरे से मिस हो गई, जो वस्तु है वो नेगेटिव में ली जाएगी, वस्तु की दूरी नेगेटिव में ली जाएगी, तो फोकस दूरी किस में आ गई बच्चे, नेगेटिव में। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गई -80, ठीक है, इसको -80 सेंटीमीटर को माइनस ऐसा भी लिख सकते हैं 0.8 मीटर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे हमको लेंस की प्रकृति बताना, क्षमता तो हम निकाल लेंगे पावर के फॉर्मूला से कि P इज इक्वल टू 1/8, P इज इक्वल टू 1/8, जब हम फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो P इज इक्वल टू जब 80 को हम लिखेंगे किस में, मीटर में, तो कितना आएगा -0.8 और ऊपर 1, तो ये लो भाई साहब 5/4, तो P का मान कितना आता है 5/4 और वो भी माइनस में। ऐसे और अच्छे से कर सकते हो आप सॉल्व, तो जब आप इसे 5/4 को भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 1.25 डायोप्टर, ठीक है, 1.25 डायोप्टर। क्षमता कितनी आ रही है 1.25। अच्छा माइनस में आया, क्षमता किस में आई है, माइनस में आई है, ठीक है, क्षमता किस में आई है, माइनस में। और यदि माइनस में आई है तो कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस, और इसके लिए आपको पहले भी बताया गया है, ठीक है, कि कौन सी दिक्कत है, निकट दृष्टि दोष, तो कौन सा लेंस है बच्चे, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अब अच्छा अगला क्वेश्चन कहता है कि चित्र बनाकर दर्शाइए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करना हमें सीखना है, और एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु 1 मीटर है, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। तो बेटा देखो एक व्यक्ति है जो दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित है, तो मैं यहाँ छोटू सा डायग्राम बना देता हूँ। ये बना दिया अपन ने मानव नेत्र, ये बना दिया उसका लेंस, ठीक है, जो पक्षामी पेशियों से होल्ड किया हुआ है, और ये बना दी हमने, ठीक, ये बना दिया हमने अक्ष, ठीक है। अब अच्छे हम बात कर रहे हैं दीर्घ दृष्टि दोष की, तो दीर्घ दृष्टि दोष को सही करने के लिए हम किसका, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो छोटू सा उत्तल लेंस लगा दूं, ज्यादा बड़ा नहीं, डायग्राम छोटा बना रहा हूं क्योंकि यहां पर हमें न्यूमेरिकल भी तो करना है। तो अब जो वस्तु है वो वस्तु से आने वाली
प्रकाश किरणों को ये थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि दूर जाती है और कन्वर्ज कर देगा तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, दृष्टिपटल पर बन जाएगा। ठीक, अगर वैसे वास्तविक डायग्राम देखते इसका मतलब दिक्कत भरा डायग्राम देखते तो यहाँ से प्रकाश किरणें आती, यहाँ पर मिलती, ये दिक्कत भरा डायग्राम था और प्रतिबिंब कहाँ बनता, पीछे बनता, तो फोकस दूरी कम करना पड़ती है, इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। अब यहाँ पर क्या बोला है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु 1 मीटर है, निकट बिंदु 1 मीटर है, निकट बिंदु 1 मीटर है। तो भाई साहब पहले तो हम जानते हैं कि इसको स्वस्थ आंख में कितना दिखता होगा, तो -25 सेंटीमीटर। और अब निकट बिंदु 1 मीटर है, निकट बिंदु मतलब ये इधर लेफ्ट में ही आएगा, जब लेफ्ट में आएगा तो विक का मान भी हम कितना पुट करेंगे, -100 सेंटीमीटर। अब ज्यादा घबराओ मत, मैंने 1 मीटर को -100 सेंटीमीटर कर दिया। हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, तो 1/f v का मान -1/100 माइनस का 25, ठीक, तो माइनस का 100 प्लस का 25, तो एलसीएम ले लो, क्या आएगा 100 माइनस का 1 प्लस का 4, तो 3/100। फोकल लेंथ कितनी आ गई, 3/100, तो 3 से 100 को डिवाइड करेंगे 30 और 33.3 है ना, तो फोकल लेंथ कितनी आएगी, फोकल लेंथ आई प्लस में 33.33, जितने 3 लगाना चाहो लगा सकते हैं। अब बेटा क्षमता P इज इक्वल टू 1/f, f क्या है 33.3, यार 10/33 को तो 10/333 को सॉल्व करेंगे, 10/333 0.33, 10/333 को जब 1 मिनट में दिमाग में कैलकुलेट करके देखता हूं, अच्छा एक काम करो, सेंटीमीटर की जगह हम इसे मीटर में निकाल देते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा। तो बेटा फोकल लेंथ ये जो आई थी ये किस में आई थी, ये आई थी हमारी सेंटीमीटर में। अब हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ज़्यादा आसान लगेगा हमें, तो 0.33 इतना बहुत है, 33.3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, 0.33333333 आ जाएगा, तो मैं 0.33 पुट कर देता हूँ, है ना, मीटर में कन्वर्ट करके आराम से निकल जाएगा, तो 1/f 0.33। अब तो हो जाएगा, अब तो जो क्षमता आएगी 100 नहीं है तो एक ही रहेगा ना, मैंने 0 क्यों, अच्छा 0, तो बेटा अब जो क्षमता आएगी 100/33 अराउंड, जब अपन 100/33 तो 3 ही आएगा लगभग, पावर लगभग 3 डायोप्टर ही आएगी, 3.1 है हो सकती है, लेकिन लगभग 3 डायोप्टर इज राइट आंसर। तो बेटा प्लस में आ रही है, तो पहली बात तो यहाँ पर लेंस कितना लगेगा, उत्तल लेंस, ठीक है ना, उत्तल लेंस लगेगा और इसका मान लगभग 3 डायोप्टर ही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। मतलब एक सामान्य नेत्र होता है ना, वो 25 सेंटीमीटर से पास रखी हुई वस्तु को क्यों नहीं देख पाता, ऐसा कारण पूछा है। देख सकते हो आप लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो बच्चे देखो, एक सामान्य नेत्र की जो विजिबल रेंज होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अब बच्चे देखो, हमारी जो पक्षामी पेशियां होती है उनके सिकुड़ने की एक क्षमता होती है। अब जब सिकुड़ने की एक क्षमता है तो फोकस प्रॉपर नहीं होता, फोकस प्रॉपर नहीं होता है, और जब फोकस प्रॉपर नहीं होता तो फोकल लेंथ भी एडजस्ट नहीं हो पाती है। तो बच्चे इसका कारण क्या है कि हमारी पक्षामी पेशियों के सिकुड़ने की एक क्षमता है, उस क्षमता से अधिक हम मानव पेशियों को नहीं सिकुड़ सकते। तो इसका उत्तर क्या है बच्चे, एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट से क्यों नहीं देख पाता, क्योंकि नेत्र की पक्षामी पेशियों एक निश्चित सीमा के बाद सिकुड़ने में असमर्थ होती हैं। ठीक है, एक सीमा होती है और उस सीमा से ज्यादा वो सिकुड़ नहीं सकती हैं, जिसके कारण हम पक्षामी पेशियों को एक लिमिट तक रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है। तो बच्चे जब हम नेत्र से किसी वस्तु को दूरी करते जाते हैं ना, किसी वस्तु को क्या करते जाते हैं, दूर करते जाते हैं, तो इस स्थिति में जो अभिनेत्र लेंस होता है ना वो पतला होता जाता है। कैसा होता जाता है बच्चे, पतला होता जाता है। तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो फोकस दूरी क्या हो जाती है बच्चे, बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है बच्चे, बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखना कि बच्चे जब भी
हम क्या करेंगे, नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ाते हैं तो नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है, तो फोकस दूरी क्या हो जाती है बच्चे, बढ़ जाती है। ठीक है, उत्तर लिखा होगा, ये लिखा होगा जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर तो बनना ही है प्रतिबिंब, अगर दृष्टिपटल पर नहीं बनेगा तो आप देखोगे कैसे, दृष्टिपटल जैसे ही हम वस्तु को दूर ले जाते हैं तो अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, तथा इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेंस जैसे जैसे पतला होता जाता है ना बच्चे, वैसे वैसे क्या होती जाती है, फोकस दूरी बढ़ती जाती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है बच्चे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अब तारे के टिमटिमाने का कारण मैं आपको बताता हूं। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारा वायुमंडल उपस्थित है, पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारा वायुमंडल उपस्थित है, पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारा वायुमंडल उपस्थित है। ठीक है, अब बच्चे देखो यहां पर एक तारा है, तारे से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तारे से आने वाला प्रकाश अब वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, और यदि अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तो पृथ्वी निरंतर अपने अक्ष पर गोल घूम रही है, तो वायुमंडल की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है ना, वो कंटिन्यू बदल रहा है, और जब वायुमंडल का घनत्व बदल रहा है तो तारे से आने वाला जो प्रकाश है ना, वो अपने मार्ग को भी बदलता रहता है। तो हमारी आंख पर जो प्रकाश पहुंचता है ना बच्चे, कभी किसी मार्ग से पहुंचता है, कभी किसी मार्ग से पहुंचता है, तो हमारी आंख पर प्रतिबिंब बना नहीं बना, बना नहीं बना, बना नहीं बना, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये उसका उत्तर भी लिखा हुआ है कि सिंपल सी बात अगर लिखो तो सिंपल सी बात कहती है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। जैसे जैसे तारे का प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, तो तारे का जैसी प्रकाश आता है कि तारे का प्रकाश जैसी आता है तो अपने मार्ग से बदलता रहता है, अपने मार्ग से निरंतर तौर पर क्या होता है, अपने मार्ग को बदलता रहता है, जिसके कारण हमारी आंख पर कभी तारे का प्रतिबिंब बनता है और कभी नहीं बनता, याद रखना। ठीक है, अब अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। अब तारे टिमटिमा रहे हैं यार, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमा, बड़ा साधारण सा आंसर है, क्योंकि जो ग्रह होते हैं ना वो बहुत नजदीक है पृथ्वी से। तारे तो इतनी दूर है कि हम उनके पास कभी जा ही नहीं सकते, इतनी दूर है कि हम कभी पहुंच ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते वहां तक, मतलब अभी तो संभव नहीं है, भविष्य में चले जाएं तो बात अलग है। तो जो पृथ्वी के बहुत पास होते हैं तारे, इसलिए क्या होता है, इन्हें जो तारों की बात करते हैं ना हम, तो तारे जो होते हैं ना वो बिंदु स्रोत की तरह मानते हैं, लेकिन जब हम ग्रह की बात करते हैं ना तो उन्हें बिंदु स्रोत नहीं माना जाता। तो इसी वजह से तारे से आने वाला जो प्रकाश होता है ना, वो अलग अलग मार्ग से हो जाता है, विचलित हो जाता है, लेकिन जब किसी ग्रह से आने वाला प्रकाश होता है ना तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे उनका जो प्रकाश होता है अधिक तीव्रता से आता है। ठीक है, तो बच्चे देखो इसका उत्तर ये लिखा हुआ है कि जब ग्रह पृथ्वी के बहुत पास होते हैं इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है। तारे जो होते हैं ना बिंदु स्रोत की तरह होते हैं, और जो ग्रह होते हैं ना वो बिंदु स्रोत नहीं होते, विस्तृत स्रोत होते हैं। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लेते हैं, मतलब अगर आप प्लेनेट की बात करो, बिंदु 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 से मिलकर बहुत बड़ा प्रकाश स्रोत बन जाता है, तो इस स्थिति में जो हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है ना वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, तारे से बहुत कम मात्रा में आता है। और जब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं बच्चे, जब हम बात करते हैं कि जो किसी प्लैनेट से आ रहा है, तो प्लैनेट से आ रहा है बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश आता है, तारे से बहुत कम आता है, प्लैनेट से बहुत अधिक आता है, तो इसलिए हमें प्लैनेट टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, मतलब लाल क्यों दिखाई देता है। ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये रहा होराइजन क्षैतिज। अब मान लो यहां पर सूर्य है, तो सूर्य अपने में से 7 रंग निकालता है। पहला निकालता है बैंगनी, ठीक है, फिर निकालता है 7 रंग हर दिशा में भेजता है। तो जो बैंगनी रंग है वो ज्यादा लंबी नहीं दूरी तय करवाता, लेकिन लाल रंग जो होता है ना वो ज्यादा लंबी दूरी तय कर लेता है। तो लाल रंग बहुत दूर से आता हुआ दिखता है, तो हमारी आंखों पर लाल रंग पड़ता है, इसके कारण हमें क्या दिखता है, रक्ताभ। यही फिनोमेना शाम के समय भी होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के समय होता है, कि जब जो सन होता है क्षैतिज से नीचे होता है, तो जो नीला रंग है यहाँ के लोगों को, यहाँ जो रहते हैं ना इन लोगों के लिए दोपहर हो रही होगी, और यहाँ पर रहने वालों के लिए शाम होने वाली होगी। हमारे तो सूर्य आने वाला है या सूर्य जाने वाला है, जहां सूर्य जाएगा उसके आगे क्या हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, ठीक है। तो लाल रंग जो होता है बहुत लंबी दूरी करता है। यहाँ पर नीला रंग है, नीला रंग फैल गया, अब बचा कौन सा, लाल रंग। तो लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसका और भी अच्छा कारण ये दिया हुआ, देखो बेटा,
सूर्योदय के समय क्षितिज के समीप सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में कई परतों से गुजरता है, कई परतों से गुजरता है। तो यहाँ पर लाल रंग लंबी दूरी तय इसलिए करता है क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। बाकी सारे के सारे प्रकाश जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बट जाता है। ठीक है, तो बेटा देखो ये लिखा हुआ है। तो बेटा देखो इस दौरान कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश किरण बिखर जाते हैं, ये लिखा हुआ है। कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश किरण क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। और अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश लंबी दूरी तय करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य अर्थात लाल होगा। जिसका लैम्डा छोटा होता है मतलब तरंग दैर्ध्य छोटा होता है, वो वहीं बट जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत? हम पृथ्वीवासियों को नीला रंग दिखाई देता है आसमान का, आकाश का नहीं। आकाश मेरा आकाश नहीं कर रहा हूं, है ना। तो बच्चे अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं, मतलब हम बात करें हम ऊपर देखते हैं, हमें कौन सा रंग दिखाई देता है, नीला रंग। और इस नीले रंग के दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होती है? क्योंकि वायुमंडल है। क्योंकि क्या है बच्चे, वायुमंडल है। अगर वायुमंडल है तभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, अगर वायुमंडल नहीं है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, प्रकाश सीधा सीधा चला जाएगा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कारण क्या है, वायुमंडल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। लेकिन अंतरिक्ष में तो कोई वायुमंडल ही नहीं है, तो वहां किसी प्रकार की स्कैटरिंग होगी ही नहीं। तो आपको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, ये दिखा हुआ, ठीक है, कि वायुमंडल ना होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, और प्रकीर्णन नहीं होने के कारण प्रकीर्णन किरणें अंतरिक्ष यात्री के नेत्रों तक नहीं पहुंच पाती, और जिससे आकाश कैसा दिखाई देता है, काला प्रतीत होता। ठीक है, किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी, यार कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, जरा फटाफट आंसर दे दो। किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम का देखने में दिक्कत होती है, काहे, पक्षामी पेशियां सिकुड़ नहीं पाती इतनी ज्यादा, इसलिए। आगे उत्तर लिखा हुआ 25 सेंटीमीटर। अब दृष्टि दोष क्या है, क्या होता है हमारी मानव नेत्र में, ये मानव नेत्र है, मानव नेत्र का ये पक्षामी पेशियां, ठीक है, पक्षामी पेशियां, ये लेंस, जो भी प्रकाश किरणें है ना, कहाँ मिलना चाहिए बच्चे, कहाँ मिलना चाहिए, दृष्टिपटल पर। लेकिन किन्हीं वजहों से, या फिर लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण, या फिर मानव नेत्र के गोलक की लंबाई, गोलक का व्यास बढ़ जाना या व्यास कम हो जाना, इसके कारण क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो यहां नहीं बनता, दृष्टिपटल के कभी आगे बन जाता है, कभी पीछे बन जाता है, जिसके कारण मानव नेत्र में दोष होते हैं, जिसके कारण मानव नेत्र में दिक्कतें होती हैं, जिसके कारण मानव नेत्र में प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे। और ये कई प्रकार के हो सकते हैं। सुनना, आंसर लिखा हुआ है आगे, आंसर एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, और उम्र के साथ जरा दृष्टि दोष होता है, जिसमें ना ही पास का दिखता है ना ही दूर का दिखता है ना। और भी कई हो सकते हैं, मोतियाबिंद हो सकता है, और भी कई हो सकते हैं, लेकिन हमें 3 पर ज्यादा ध्यान देना। एक दूर दृष्टि दोष, दूसरा निकट दृष्टि दोष, तीसरा जरा दूर दृष्टिता। ठीक है, अब अच्छा देखो क्या होता है, उम्र के साथ, कभी कभी उम्र के साथ, या फिर प्रोटीन की कमी के साथ, या फिर कोई और वजहें हो सकती हैं, किसी तरह की चोट लग जाना, या फिर आपके ज़्यादा मोबाइल चलाना, या फिर आपकी आंखों का गोलक जो है वो बढ़ जाता है, या फिर फोकल लेंथ एडजस्ट करना खत्म हो जाती है, पक्षामी पेशियां में दिक्कत हो सकती है, लेंस में दिक्कत हो सकती है, जिसके कारण आप ना पास की वस्तुओं को भी कभी कभी नहीं देख पाते, कभी कभी दूर की वस्तु को देख पाते, कभी कभी दोनों नहीं देख पाते। तो इस आधार पर मानव नेत्र में होने वाले दोष 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष, और एक होता है बच्चे जरा दूर दृष्टिता। इसमें दोनों दिक्कतें होती हैं। ठीक है, अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष किस प्रकार का दोष है, ये कैसे, देखो शब्द को सुनना। शब्द कहता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष नाम का उल्टा चलता है। आप निकट का बढ़िया देख लोगे लेकिन दूर का बढ़िया नहीं देख पाओगे, नाम से उल्टा चलेगा। आप निकट का बढ़िया देख लोगे लेकिन दूर का बढ़िया नहीं देख पाओगे, याद रखना। तो निकट दृष्टि दोष किस प्रकार का दोष है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें आप निकट का बढ़िया देख लोगे लेकिन दूर का बढ़िया नहीं देखोगे, नहीं देख पाओगे। इसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब दृष्टिपटल के सामने बन जाता है, प्रतिबिंब का बन जाता है दृष्टिपटल के सामने, मतलब प्रतिबिंब जो है बनना चाहिए यहां पर, लेकिन यहां ना बनता हुआ क्या हो जाता है बच्चे, प्रतिबिंब दृष्टिपटल के सामने बन जाता है। इस वजह से क्या होता है बच्चे, निकट दृष्टि दोष होता है। थ्योरी लिखी हुई है आगे, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। तो बेटा देखो
इसमें क्या होता है कि आप निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हो परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास में आ जाता है। ठीक है, इस वजह से प्रतिबिंब जो होता है दृष्टिपटल के सामने बन जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष आ गया ना तो दीर्घ दृष्टि दोष ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति जो होता है दूर की वस्तुओं को तो देख लेता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं, इसको दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप निकट की वस्तुओं को तो देख लोगे, दूर की वस्तु को तो देख लोगे लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं। ऐसे में क्या होता है कि जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर ना होकर हट जाता है, क्या दूर हट जाता है, दूर हट जाता है। और इसमें काफी 25 सेंटीमीटर से काफी ज्यादा अंतर भी हो सकता है। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। तो दीर्घ दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है पर निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। बेटा देखो, इससे दीर्घ की जगह कई जगह दूर भी लिखा हुआ है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष हाइपर मायोपिया क्या होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्विफोकस लेंस का उपयोग नेत्र के किस दोष के उपभोग के लिए किया जाता है। अब बच्चे देखो, द्विफोकल लेंस मतलब कभी फोकल लेंस ज्यादा लगेगी, कभी फोकल लेंस कम लगेगी, तो ऐसी दिक्कत को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बच्चे द्विफोकल लेंस तब किया जाता है जब आपको दूर दृष्टि दोष भी हो और निकट दृष्टि दोष भी हो। ठीक है, दूर दृष्टि दोष भी हो और निकट दृष्टि। द्विफोकल लेंस में अवतल तथा उत्तल दोनों प्रकार के होते हैं। तो जब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित हो तो तब आपको किया जाता है। तो ना आपको पास का दिखता है ना आपको दूर का दिखता है, तो इससे जरा दूरदृष्टिता भी कहा जाता है, जरा दूरदृष्टिता भी कहा जाता है। तो द्विफोकसी लेंस में उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के लेंस होते हैं। तो जरा दूरदर्शिता के रोगी के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें निकट तथा दूर दोनों का दिखाई नहीं देता है। अगले, सूर्योदय होने से पहले सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य क्यों दिखाई देता है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है बच्चे? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है बच्चे? वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वायुमंडल। देखो मैं आपको बताता हूं, पृथ्वी, ये रही पृथ्वी, चारों ओर वायुमंडल है, चारों ओर वायुमंडल है। ठीक, ये है क्षैतिज, यहां पर सूर्य है। ठीक है, और दूर बना देते हैं, यहां पर है बेटा सूर्य। ठीक, अब सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, ये सीधा प्रवेश करता है, लेकिन वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण ये अपने मार्ग में से वायुमंडल में प्रवेश करने पर यह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, जिसके कारण सूर्य हमें सूर्योदय के पहले दिख जाता है और यही फिनोमिना शाम को भी होता है। यही फिनोमिना क्या होता है बच्चे? शाम को भी होता है। ठीक है, तो सूर्योदय के पहले हमें सूर्य दिख जाता है, करीबन 2 मिनट का अंतर होता है, और सूर्योदय के बाद 2 मिनट तक भी सूर्य हमें दिखाई देता रहता है। तो इसका सिंपल सा कारण क्या है बच्चे? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है बच्चे? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? अब इंद्रधनुष बनने की कुछ शर्तें होती हैं बेटा। पहला तो बारिश रुक जाए या हल्की फुल्की बारिश हो रही हो। दूसरा, सूर्य आ जाए। क्या होता है, जो पृथ्वी पर बारिश होती है ना, उसमें जो बारिश की बूंदें होती है ना, बारिश की बूंदें एक 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 प्रिज्म की भांति कार्य करती है। किसकी तरह? तो जब भी बारिश की बूंदों पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो लाल रंग और बैंगनी रंग अपने अलग अलग दिशाओं में बट जाता है। क्यों बट जाता है? प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जाता है तो 7 रंगों में बट जाता है। तो बेटा यहां पर एक बार तो परावर्तन होता है, एक बार क्या होता है बच्चे? पूर्ण तो नहीं कहूंगा मैं इसे, एक बार परावर्तन होता है और एक बार क्या होता है बच्चे? 2 बार क्या होता है? अपवर्तन होता है। एक बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है, तो जिसके कारण श्वेत प्रकाश जो होता है हमें 7 रंगों में विभक्त होकर दिखता है, और ये 7 रंगों का कर्व आकार का प्यारा सा इंद्रधनुष बनता है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पानी की बूंदें होती है ना, ये प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। किसकी तरह कार्य करती है बच्चे? प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं, और जब ये प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं तो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देती हैं। इसका आंसर ये लिखा हुआ है कि वायुमंडल में विद्यमान जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडल में विद्यमान जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, अब बच्चे अगले, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग? स्पेक्ट्रम क्या होता है ये पता है? अब सूर्य से आने वाला जो श्वेत प्रकाश है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और इसके लिए हम उपयोग करते हैं
प्रिज्म का। किसका उपयोग करते हैं बच्चे? प्रिज्म का। प्रिज्म में से जब एक तरफ से श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो दूसरी तरफ आपको 7 रंगों की क्या मिलती है बच्चे? एक पट्टी मिलती है। 7 रंगों की एक पट्टी मिलती है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चे? जिसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बच्चे? प्रिज्म का। आगे, अच्छा उत्तर लिखा है प्रिज्म। अब स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का चमत्कार, नहीं भाई साहब ये हटा दो, झुकाव होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव, देखो झुकाव तो सबका होता है, ठीक है, झुकाव तो सबका होता है, ठीक है। किस रंग की किरण का कम, ठीक है, कम तो होता है बच्चे लाल का, ठीक है, और अधिक बैंगनी का होता है, ठीक है। कम होता है लाल का और अधिक किसका होता है बच्चे? बैंगनी का होता है, ठीक है। कम होता है लाल का और अधिक किसका होता है बच्चे? बैंगनी का होता है, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं लाल की, तो लाल का सबसे कम होता है, ठीक है, का कम झुकाव होता है, ठीक है, कम झुकाव होता है। कम झुकाव किसका होता है? लाल का होता है। और सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी का होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग जो होता है ना, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो जिद्दी रंग होता है, बहुत जिद्दी, लंबी दूरी भी तय कर लेता है लाल रंग, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम में ये लाल आंसर है। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? अभी आंसर दिया। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? ये बेरंग नहीं, बैंगनी है, ठीक है, ये बेरंग नहीं है, ये क्या है? बैंगनी है। तो प्रकाश के बैंगनी रंग का, किसका? बैंगनी, बेरंग लिख दिया, जिंदगी की तरह लिख दिया, जैसे मेरी जिंदगी बेरंग है वैसा ही नाम लिख दिया उसने, ठीक है। तो प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो आंसर है बच्चे बैंगनी रंग का, ठीक है। सबसे कम होता है बच्चे तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक होता है लाल रंग का, लाल रंग का सबसे अधिक होता है बेटा, ठीक है। अब मानव नेत्र 2 है, इसका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? हमारे पास मानव नेत्र है, पता है, मानव नेत्र का जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना, वो यहां से यहां तक होता है और ये लगभग 180 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चे? 180 डिग्री। इट मींस ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री इज राइट आंसर। हमारी मानव नेत्र 180 डिग्री। और एक और बात है कि हमारी मानव नेत्र एक दूसरे को आराम देती रहती है, कुछ कुछ देर के लिए एक दूसरे को आराम देती रहती है, जिसके कारण हम आंखों को आराम भी देते जाते हैं और प्रतिबिंब भी अच्छे से बनता जाता है और वाइड एरिया भी मिलता जाता है हमें, ठीक है। अब अच्छे आगे, तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारे का टिमटिमाना वायुमंडल से आने वाले प्रकाश का मार्ग से विचलित हो जाना, अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन, अर्थात क्या है बच्चे? वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अब बच्चे, अच्छा ये आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव है। अब नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? अब नेत्र में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना बच्चे, वो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है बच्चे? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और छोटा बनता है। हमारी जो नर्व होती है ना, ऑप्टिक नर्व होती है ना, उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये सीधा दिखाती है चीजों को। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। तो काल्पनिक सीधा तथा छोटा ये गलत है, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा ये भी गलत है, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा ये भी गलत है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेत्र में, अच्छा ये सही जवाब है। अब श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो रंग सबसे अधिक विचलित, तो बेटा लाल रंग सबसे कम होता है और बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बैंगनी इज राइट आंसर। लाल रंग सबसे कम, बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। अब बच्चे ये आंसर दिया है ये, अच्छा खत्म, ओ भाई खत्म। कितनी मिनट का टारगेट था अपना? 30 मिनट का टारगेट था, 10 मिनट ज्यादा होगा बेटा। तो आज के जो 30 क्वेश्चन थे ना बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं किया, मैंने स्पीड अप रखी ताकि कम समय में आप ज्यादा रिवीजन कर पाओ। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। मिलते हैं अपन बहुत जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड मास्टर 30 के 30 क्वेश्चन को करना हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय।